जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आबी सर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मॉडल सेट 3 साइंस 2021 का ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया है 2022 का जो फर्स्ट सिटिंग है और सेकेंड सिटिंग में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। ये जितना भी मैं आपको सेट बता रहा हूँ ये सभी जो सेट हैं 2023 में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और इससे भी प्रश्न आते हैं तो आप इस सेट को बहुत ही अच्छे से देखें और जो भी सीरीज चल रहा है इस सीरीज को कंप्लीट देखा करें। आप आधा अधूरा वीडियो देखते हैं तो आपको पूरी बातें समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप पूरा वीडियो देखें और इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, उन विद्यार्थियों के पास जरूर पहुंचाएं जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और उनकी तैयारी नहीं हुई है। तो बहुत ही कम समय में इस सेट के द्वारा उनकी तैयारी हो जाएगी और वे बहुत अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग अपना सेट शुरू करते हैं। तो 2021 का जो फर्स्ट सीटिंग में एग्ज़ाम हुआ था साइंस में, जो मेरे पास ये ग्रुप ए का है, ये जो ग्रुप ए है ना, ग्रुप ए का मेरे पास मॉडल सेट है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था तो उन एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न आए थे, अगर आपके पास वो अगर 2021 का पेपर हो तो पेपर ले लीजिए, नहीं तो ये क्वेश्चन बैंक है ना, आप इस क्वेश्चन बैंक को ले लीजिए और 2021 फर्स्ट सीटिंग आप निकाल लीजिए और अपने सामने रखिए। जब आप अपने सामने रखिएगा और एक एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक एक क्वेश्चन को मैं जब आपको बताऊंगा तो आपको पूरी बातें समझ में आएगी और आपको याद भी होंगे। आप रट्टा मारिएगा तो याद नहीं होगा, बस उसको समझना है। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखेंगे। जो 1 माइक्रो एम्पियर होता है, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर आपका होता है 10 का पावर माइनस 3 एम्पियर। यानी क्वेश्चन नंबर पहला का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, 10 का पावर माइनस 3 एम्पियर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि डीजल का उपयोग होता है, डीजल का उपयोग होता है। तो डीजल का उपयोग किसमें होता है, ऑप्शन समझिए। पहला है भारी वाहनों में, ऑप्शन बी है रेल के इंजनों में, ऑप्शन सी है विद्युत उत्पादन में और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो सबसे उचित जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, सभी सही हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है उसको हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, सौर सेल और सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। पहला है प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन बी है गतिज ऊर्जा में, ऑप्शन सी है ताप ऊर्जा में और ऑप्शन डी है विद्युत ऊर्जा में। तो जो सौर सेल होता है ना, सौर सेल वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा में। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में ही सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर कि सोना की परमाणु संख्या होती है, जो सोना होता है ना जिसके गहने बनाए जाते हैं उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 79। सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है, 79। आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए जो सोना होता है ना, शुद्ध सोना काफी नर्म होता है, उसके गहने नहीं बनाए जा सकते हैं। तो उस शुद्ध सोना में 2% अशुद्धियां मिलाई जाती है, जिसकी वजह से सोना काफी मजबूत हो जाता है और गहने बनाए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो शुद्ध सोना होता है वो 22 कैरेट का होता है और उसमें 2% मिलाया जाता है अशुद्धियां, जो 24 कैरेट का हो जाता है। ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, ऑक्सीकरण की क्रिया। ठीक है। तो पहला है दहन, ये ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होता क्योंकि इसमें ऑक्सीजन किसी पदार्थ को जलने में मदद करता है। श्वसन, यह भी ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है।
भोजन का पचना, यह भी ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका लास्ट बचा है डी, वो है अवक्षेपण। तो 5 नंबर जो है 5 नंबर हो जाएगा डी, अवक्षेपण। अवक्षेपण ये सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं सी 6 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का है कि ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, यानी ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा करता है अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। तो ऑक्सीजन के बाह्य कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन वो किसी से लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा करता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन लेता है, कोई भी तत्व जितना इलेक्ट्रॉन लेता है या जितना इलेक्ट्रॉन देता है, वही उस तत्व का संयोजकता होता है। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, ऑक्सीजन की संयोजकता हो जाएगी 2। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा 2। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। जो अम्लीय वर्षा होता है उसके जल का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन ए है कि 5.6, ठीक है। ऑप्शन बी है 5.6 से कम, ऑप्शन सी है 5.6 से अधिक, और ऑप्शन डी है 7। तो देखिए 5.6 से जब कम होता है, बारिश का जो पीएच मान होता है 5.6 से कम होता है, तो अम्लीय बारिश कहलाती है। अर्थात जो अम्लीय वर्षा होता है उसका पीएच मान कितना होना चाहिए, 5.6 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा 5.6 से कम, ये आपका सही उत्तर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मिथेनोइक अम्ल करके आप लोग याद रखिएगा, चींटी के डंक में कौन अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, मीथेनोइक। मिथेनोइक अम्ल आप लोग करके याद रखिएगा। अब देखिए जैसे चींटी हो गया, हड्डा है ना, आपको ये बिरनी जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक है, इन सब के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। और ये जो होता है ना, मेथनोइक अम्ल हमारे ब्लड से अभिक्रिया करता है, और ब्लड से अभिक्रिया करके तुरंत एक नया पदार्थ बनाता है, जिसकी वजह से दर्द होता है और जो स्किन होता है वो सूज जाता है, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है। पहला है एपिडर्मिस, ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन बी है फ्लोएम, ऑप्शन सी है जाइलम। संवहन उत्तक का मतलब कि जो भोजन को या जल को पौधे के हर एक भागों में लाने और ले जाने में मदद करता है, उसको हम लोग संवहन उत्तक बोलते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी और सी। अब देखिए जो फ्लोएम उत्तक होता है पौधों में भोजन का परिवहन कराने में मदद करता है। जो पत्तियों से लेकर जड़ तक सभी भागों में फ्लोएम उत्तक भोजन को पहुंचाता है। और जो जाइलम उत्तक होता है पौधों में जल का परिवहन कराता है, जो जड़ से पूरे पत्तियों तक पहुंचाता है, हर एक शाखाओं तक पहुंचाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि संवहन उत्तक कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, फ्लोएम उत्तक और जाइलम उत्तक। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी बी और सी। बी एंड सी इज राइट आंसर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। तो प्रोटोजोआ में परासरण क्रिया होती है, यानी परासरण के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ उसके शरीर से बाहर निकलता है। आप लोग 10 का एक परासरण का याद रखिएगा, परासरण द्वारा जो प्रोटोजोआ होता है अपने शरीर से उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य की जो शरीर है ना उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत। यकृत करके आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 12 का जो 11 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, है ना, यकृत। क्या हो जाएगा, यकृत करके आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है ना। तो शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो सेरिब्रम करके हम लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सेरिब्रम, सेरिब्रम, ठीक है। आपको ये इंग्लिश नाम है, ठीक है, अगर मस्तिष्क का इंग्लिश नाम है, इसको सेरिब्रम कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। किशोर अवस्था में होने वाले जो शारीरिक परिवर्तन होता है ना, शारीरिक परिवर्तन का मतलब कि दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, है ना, जो गुप्त अंग है और उस पर बाल निकलना, ये क्या होता है? शारीरिक अंग का परिवर्तन होता है। ये जो शरीर में परिवर्तन होता है, मसल का बढ़ना, ये क्या है? शरीर में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इसके परिवर्तन के कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है टेस्टोस्टेरोन, है ना, दूसरा दिया एस्ट्रोजन, तीसरा दिया थायरॉक्सिन और डी दिया ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा ए एंड बी। ए में क्या है? एस्ट्रोजन, है ना, और सॉरी ए में है टेस्टोस्टेरोन और बी में एस्ट्रोजन, ऐसे करके आपको याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? इसके पहले वाले सेट में मैंने आपको बताया था आपको, ठीक है। तो उसमें पूछा था कि कितने वैश्व होते हैं, यानी कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। एक होता है दाया अलिंग, बाया अलिंग, दाया निलय, बाया निलय, ऐसे 4 होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। आप लोग 4 करके याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 नंबर कह रहा है यहाँ पर, ये जो 15 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो ऑप्शन ए है ऊतक, ऑप्शन बी है कोशिका, ऑप्शन सी है पदार्थ और ऑप्शन डी है इससे कोई नहीं। तो रक्त क्या है? एक ऊतक होता है। और ऊतक में कौन ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है। कौन ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। तो आप लोग एक करके याद रखिएगा, रक्त क्या है? रक्त एक ऊतक है। क्या है? रक्त एक ऊतक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? देखो, जो भी वैज्ञानिक होते हैं ना, उन वैज्ञानिकों के नाम में ही जीन शब्द का प्रयोग होता है। तो जो हैंसन करके आप लोग याद रखिएगा कि जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था जो हैंसन। किसने किया था? जो हैंसन, जो हैंसन करके आप लोग याद रखिएगा कि जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जो हैंसन ने किया था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? जब विद्युत चुंबक बनाया जाता है तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा, है ना, नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि जब किसी चालक तार पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? तो उसमें जो गतिशील होता है, गतिशील कण होता है, वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वजह से ही किसी धातु के द्वारा विद्युत धारा को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग भेज देते हैं। विद्युत को हम एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं, किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन के वजह से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 है ना, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन करके आपको याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या होगा जी? इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ओम का नियम है ना, ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या है? ओम का नियम कहते हैं किसी अचल ताप पर प्रवाहित होने वाले चालक के बीच, अचल ताप पर प्रवाहित होने वाले चालक के बीच के सिरों के बीच के विभवांतर का क्या होता है? समानुपाती होता है, ठीक है। ये ओम का नियम होता है। तो ओम का नियम के अनुसार जो ओम ने व्यंजक प्राप्त करवाया था वो होता है आपको यहां पर, ये आपका आंसर हो जाएगा ए का V बराबर आई आर।
है ना। ओम का नियम कहता है कि अचलता पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। कई बार पूछता है कि ओम के नियम में क्या अचल होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा ओम का नियम आपको याद रहेगा कि किसी चालक के बीच किसी चालक पर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। ये ओम का नियम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 20, तो कह रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो एकदम आसान है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है ना। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है, आमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा, आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत छोटा होता है। आमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। आप 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। तो जो विद्युत बल्ब होता है ना, वो फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। आप लोग टंगस्टन का याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी का क्या हो जाएगा, टंगस्टन का आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। तो रियोस्टेट का उद्देश्य जो होता है ना, वो होता है धारा के परिणाम में वृद्धि कराना। जो धारा होता है ना, धारा के परिणाम में वृद्धि कराना, ये रियोस्टेट का उद्देश्य होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, धारा के परिणाम में वृद्धि। ओके, धारा के परिणाम में वृद्धि होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश की खोज किसने की थी, कूलम्ब ने की थी, ठीक है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कूलम्ब। क्या हो जाएगा, कूलम्ब करके आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं। तो जब श्वसन होती है ना, तो श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है, ठीक है। तो श्वसन का अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल यानी पानी होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि दांत की सबसे ऊपरी परत होती है। तो जो दांत की आप जो दांत देखते हैं ना, जो सफेद सफेद दांत होता है, उसके जो ऊपर वाली परत होती है उसको बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं, इनामेल। क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं। तो आप लोग इनामेल करके याद रखिएगा, इनामेल। ये दांत, ये हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है, सबसे कठोर हिस्सा होता है इनामेल, ठीक है। इतना मजबूत होता है कि हड्डी को भी तोड़ देता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 से कह रहा है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है ना। जो मानव आहार नाल होता है उसमें से जो सबसे लंबा भाग होता है वो क्या होता है, छोटी आंत। छोटी आंत जो होता है ना, लगभग 8 मीटर का होता है, 7 से 8 मीटर का होता है, मतलब कि 30 से 32 फीट लंबा होता है। अब पतला पतला देखो, जैसे कि छोटी आंत तो नहीं देखो, जैसे कि आप बकरा उकरा कटता है तो उसका जो पचौनी होता है ना, पचौनी समझ रहे हो ना, तो जो पचौनी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं छोटी आंत, जिसको दूहा जाता है ना। तो वो हमारे शरीर में है, उसको हम लोग बोलते हैं छोटी आंत। और जो उसकी लंबाई होती है 7 से 8 मीटर होती है। कितनी होती है, 7 से 8 मीटर। अगर आप फीट में निकालो तो फीट में निकालोगे तो 30 से 32 फीट का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 27 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। क्या होगा, छोटी आंत, ये आपका सही आंसर होगा। अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि परागण निम्न में से किसके अंदर होता है। जो परागण की क्रिया होती है ना, वो परागकोश के अंदर होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करके याद रखिएगा, परागकोश। परागकोश, परागण किसमें होता है, तो परागकोश में होता है, परागकोश में होता है। किसमें होता है जी, परागकोश में होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 करके चालनी नलिकाएं पाई जाती है।
जो चालनी नलिकाएं होती है वो किस में पाई जाती है? तो वो जाइलम ऊतक में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? जाइलम ऊतक में। किसमें? जाइलम ऊतक में। चालनी नलिकाएं किसमें पाई जाती है? जाइलम ऊतक में, यानी जाइलमों में। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 का है, क्वेश्चन नंबर 30 कि आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? तो जो आरबीसी होता है, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पस्कुल, उसकी जो जीवन अवधि होती है 120 दिन होती है। आरबीसी की जो जीवन अवधि होती है कितने दिन होती है जी? तो 120 दिन की होती है आरबीसी की जीवन अवधि। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी बातें समझ में आ रही होगी। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पर मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो क्या होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन को कहती है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 कह रहा है कि अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में, यानी फैलोपियन नालिका में होता है। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? फैलोपियन नालिका में। आप देखो कि जो फैलोपियन नालिका होता है एक पतला ट्यूब होता है। अंडाणु अंडाशय में बनता है और वहां से फैलोपियन ट्यूब में आता है, फैलोपियन ट्यूब में, है ना। और वहां जाकर के शुक्राणु उसको मिलता है और वहीं पर निषेचित हो जाता है अंडाणु। ठीक है। तो अंडाणु कहाँ निषेचित होता है जी? तो अंडाणु जो होता है ना फैलोपियन नालिका में निषेचित होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, फैलोपियन। ये कहाँ निषेचित होता है? फैलोपियन में निषेचित होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 यानी क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 करके निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो चलो देख लो। अरे एथिलीन पहला ऑप्शन है, ऑप्शन बी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी है ऑक्सिन, और देखिए ऑप्शन डी कर है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं होता है, ये जंतु हार्मोन होता है। ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये सही आंसर आपका हो जाएगा। कितना? ऑक्सीटोसिन। अब 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फूल में नर जनन अंग है। तो जो फूल होता है ना, फूल में कौन नर जनन अंग होता है? तो इसका पुंकेसर करके याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर। क्या याद रखिएगा? पुंकेसर करके आप लोग याद रखिएगा। 35 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो ईस्ट करके याद रखिएगा। ईस्ट, तो ईस्ट होते हैं ना, ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, ये 2 बार क्वेश्चन आ गया। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी करके याद रखिएगा, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश करके आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अब चलिए हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। यहां सामने देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 को। तो क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को याद रखिएगा। अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल करके याद रखिएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्हें कहते हैं हम लोग अनुवांशिकी का पिता। 38 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो जितने भी हरे पौधे होते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। अब 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कहते हैं नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो जो नर युग्मक होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 23, है ना। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है।
ओजोन परत किस में पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, है ना। सब टॉप मंडल जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर में ये ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं करके, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसे कहते हैं तो धातु। ये जो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और धनात्मक आयन का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? धातु। क्या कहते हैं उन्हें जी? धातु। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो जब लोहा को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक का लेप चढ़ा दिया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी का याद रखिएगा, गैल्वेनीकरण करके आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है उसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक होता है? सहसंयोजी यौगिक आप लोग मीथेन करके याद रखिएगा, ठीक है। मीथेन, CH4, इसका नाम लिख देते हैं मीथेन, ठीक है। मीथेन, ये मेथेन बोलते हैं, मेथेन आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है, जो आभूषण बनाया जाता है वो जो सोना होता है ना, कितने कैरेट का होता है जी? तो ये आभूषण बनाने वाला सोना, इसका एक बार थोड़ा सा आंसर देख लिया जाए। आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है वो 22 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का? 22 कैरेट का, 22 कैरेट का होता है, ठीक है। यहाँ पे 22 कैरेट नहीं 24 कैरेट याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि जो 22 कैरेट का शुद्ध सोना 22 कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना का तो आभूषण बनता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 का निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट का मतलब क्या होता है? जो किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो वो हो जाएगा आर्गन। क्या हो जाएगा? आर्गन, आर्गन, ठीक है। क्योंकि इसका अष्टक पूरा होता है इसलिए ये उत्कृष्ट तत्व है, ठीक है। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। जो तांबा होता है, तांबा और टीन को मिला देते हैं तो उससे जो मिश्र धातु बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कांसा, है ना। क्या कहा जाता है उसको? कांसा करके याद रखिएगा, कांसा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 लिखते हैं। 47 का देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? ये आप याद रखिएगा आप लोग, CaSO4, है ना, हाफ H2O, ठीक है। CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आप लोग कह रहा है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है। तो जो बुझा हुआ चूना होता है उसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल 2। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि निम्न में कौन सा भस्म नहीं है? तो देखो आपका पहला है कैल्शियम ऑक्साइड, ये भस्म है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी भस्म है। सोडियम कार्बोनेट ये भी भस्म है। सोडियम क्लोराइड ये भस्म नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा NaCl, है ना, ये भस्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जस्ता का अयस्क होता है। तो जो जस्ता होता है ना, जस्ता का अयस्क जिंक ब्लेंड करके आप याद रखिएगा। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिंक ब्लेंड, है ना। जिंक ब्लेंड करके आप लोग याद रखिएगा, ये जस्ता का अयस्क होता है, ठीक है। यानी जिंक जो होता है ना, जिंक को
जिंक जिसको हम लोग जस्ता कहते हैं उसको जिंक ब्लेंड से ही निकालते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि सिलिकॉन एक है, तो जो सिलिकॉन होता है ना, ऑप्शन दिया है कि धातु, ऑप्शन बी है उप अधातु, ऑप्शन सी है उप धातु और ऑप्शन डी है मिश्र धातु। तो जो सिलिकॉन होता है ना वो होता है उप धातु, यानी उसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, तो उप धातु। जो चिप होता है ना, चिप मेमोरी जिसको आप लोग बोलते हैं, जो चिप, तो चिप जो होता है ना, चिप वो सिलिकॉन का ही बना होता है। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है। तो जो एल्कोहल होता है ना, एल्कोहल में हाइड्रोजन उपस्थित होता है, तो आप लोग हाइड्रोजन करके याद रखिएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन करके आप लोग याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। ठीक है, याद दिख रहा है ना, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि मेथोनाइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है। तो जो मेथोनाइक अम्ल होता है जो चींटी के डंक में पाया जाता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फॉर्मिक, फॉर्मिक अम्ल। मेथोनाइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है जी, फॉर्मल, जिसको हम लोग साधारण नाम बोलते हैं। तो मेथोनाइक अम्ल का जो साधारण नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55 का है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है ना। पहला ऑप्शन दिया है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन सी है सूर्य के प्रकाश और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो जो क्वेश्चन नंबर 55 है, 55 का डी सही आंसर हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा जी, सभी। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, सभी। अब 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो जो 56 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किसमें होता है, क्लोरोफिल में। इसमें होता है जी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा क्लोरोफिल, आप लोग क्लोरोफिल याद रखेंगे। चलिए हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है। ठीक है, तो जो लेंस होता है ना उसका जो आवर्धन जो होता है ना उसका मात्रक नहीं होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे मात्रकहीन। क्या होगा, मात्रकहीन। आप लोग डी करके याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस, ये 58 नंबर का है। ठीक है, 57 नंबर जो है ना, ये 57 नंबर का मैं आपको बता दे रहा हूँ। 57 नंबर क्वेश्चन जो तैलीय कागज होता है, जैसे कागज के ऊपर हम लोग तेल लगा देते हैं, जो कागज प्राप्त होता है उस कागज को हम लोग बोलते हैं परभासी। क्या बोलते हैं, परभासी या परभाषक। ऑप्शन नंबर सी का ध्यान रखिएगा, परभाषक, परभाषक करके आप लोग याद रखिए। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर जो डी है ना 58, क्वेश्चन नंबर 58, इसका आप लोग ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, मात्रकहीन, मात्रकहीन, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। 59 कह रहा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। ऑप्शन ए है समान, ऑप्शन बी है भिन्न भिन्न होती है, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भिन्न भिन्न। जो प्रकाश की चाल होती है ना वो भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग माध्यमों का। आप लोग याद रखें, भिन्न भिन्न। क्या याद रखेंगे, भिन्न भिन्न। अब 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है ना। तो जो वायु होता है ना, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कितना होता है, इसका आंसर देख लीजिए, कम होता है। ठीक है, कम, कम, आप कम करके याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 61 देखते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। जो लेंस होता है ना उसमें दो फोकस होते हैं, एक पहले एक बाद में। मुख्य फोकस की संख्या जो होती है ना वो दो होती है। 61 नंबर क्वेश्चन का आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी दो सही आंसर है। 62 नंबर क्वेश्चन,
22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत का अच्छा चालक होता है। तो जो विद्युत होता है ना, उसका जो सबसे अच्छा चालक होता है वो होता है चांदी। क्या? चांदी करके आप लोग याद रखेंगे। अब 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है तो जस्ता का। ऑप्शन नंबर सी का याद रखिएगा, जस्ता का। जस्ता, जस्ता का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। 64 कह रहा है कि 1 जूल का मान होता है, जो 1 जूल होता है उसका मान कितना होता है? 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। कैलोरी 0.24 कैलोरी होता है ना। 65 नंबर जो क्वेश्चन है, 65 नंबर क्वेश्चन देखते करके वनस्पति तेलों में होती है ना। तो लघु संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, लघु संतृप्त संतृप्त उसके बाद हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। श्रृंखला का हम लोग याद रखेंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 66 है। 66 कह रहा है कि ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव होते हैं। तो जो ब्यूटेन होता है ना, ब्यूटेन के 3 समावयवी संभव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 लिखते हैं। 67 कह रहा है कि मेंडेलिक के आवर्त नियम में कितने आवर्त में मेंडेलिक के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, परमाणु संख्या। क्या? परमाणु, एक मिनट, परमाणु द्रव्यमान। डी करके याद रखिएगा, परमाणु द्रव्यमान। मेंडेलिक की जो आवर्त सारणी है, जब मेंडेलिक ने अपना आवर्त सारणी बनाया तो क्या आधार माना था? तो परमाणु द्रव्यमान माना था। क्या माना था? परमाणु द्रव्यमान करके आप लोग याद रखेंगे। अब 68 देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन करके अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात होता है। ठीक है। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी 1:3। यानी अमोनिया जो होता है ना, NH3 होता है, इसको अमोनिया बोलते हैं। नाइट्रोजन 1 हो और हाइड्रोजन 3। ठीक है। अब 69 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ऑप्शन ए है एथेन, ऑप्शन बी है एथाइन, ऑप्शन सी है एथेनॉल और ऑप्शन डी है मीथेन। तो जो एथेनॉल होता है वो कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एथेनॉल। क्या होगा जी? एथेनॉल। ठीक है। अब चलिए हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो सिरका होता है ना, उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। डी नंबर का याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल। कौन अम्ल? एसिटिक अम्ल। 71 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए कह रहा है कि ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन कार्बन के अपरूप होते हैं? तो देखिए, कार्बन के अपरूप मुख्य रूप से 2 होते हैं, आपको हीरा और ग्रेफाइट, लेकिन एक फ्लोरीन को भी शामिल किया गया है। तो कार्बन के आपको ऑप्शन सुनिए। तो पहला है ग्रेफाइट, दूसरा है हीरा और तीसरा है फ्लोरीन। यानी ऑप्शन नंबर डी सही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सभी। क्या हो जाएगा जी? सभी। ठीक है। अब चलिए 72 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन कि एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, जो समावयवी है ना। एक अणु सूत्र बोलते हैं। एक बार क्वेश्चन और थोड़ा बड़ा, अणु सूत्र एक होता है लेकिन उसका अलग अलग सूत्र होता है, उसे क्या बोलते हैं? समावयवी। समावयवी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समावयवी। ठीक है। अब 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण का क्या आपको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी अवतल। हाँ, अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि देख सकते हैं यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन। तो 74 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें जो बैगनी होता है ना, उसका विचलन सबसे अधिक होता है। तो आप लोग बैगनी करके याद रखिएगा, बैगनी करके लोग याद रखें। श्वेत प्रकाश में इसका विचलन सबसे अधिक होता है, तो आप लोग बैगनी करके याद रखेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 75। तो 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो जो समतल दर्पण होता है ना, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होता है ना। आप लोग 75 का आप लोग ये याद रखिएगा, अनंत आप लोग याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी बातें समझ में आ रही होगी। अब चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर जो 76 है यहाँ पर मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 76 करके अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो इसको हम लोग वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं। तो 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो तारे के टिमटिमाने का कारण है। जो तारे होते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका सही कारण क्या है? इसका सही कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। ये सही कारण होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, आप क्वेश्चन में देखते हैं 78 देवकर के मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। यानी जो मानव होता है किसी चीज को देखता है तो कितना समय के लिए उसके आंख में उसका फिगर बनता है? तो 1/10 सेकंड। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका 1/10 सेकेंड। ठीक है, अब 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उस 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो सीधा एवं आवर्धित। जो उत्तर दर्पण होता है उससे जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? तो सीधा बनता है। कैसे बनता है? सीधा, है ना, और आवर्धित बनता है। आवर्धित, सीधा और आवर्धित बनता है, आप लोग याद रखिएगा। अब 80 नंबर जो क्वेश्चन है, 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो जो अवतल लेंस होता है उसका आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? तो आवर्धन का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, v/u करके आप लोग याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने मॉडल सेट 2021 फर्स्ट सिटिंग सेक्शन ए का हम लोगों ने पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा है। ठीक है, और साथ ही साथ इसका हम लोगों ने एक्सप्लेन भी किया, है ना। मैंने आपको पूरी तरह से समझाया। और आपको इस वीडियो में कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप लिंक जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को फैलाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कम से कम उन विद्यार्थियों के पास जरूर पहुंचा दें जो इस साल मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं, है ना। यानी 2023 में जो लोग मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, उनके पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में एक नए सीख के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।